हाँ, तो इनहेरेंट रिस्क क्या है कि भैया इनहेरेंट रिस्क क्या हो सकता है? ससेप्टिबिलिटी कि असर्शन टू मिस स्टेटमेंट दैट कुड मटेरियल, असर्शन क्या हो? मटेरियल हो, एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो रिलेटेड कंट्रोल, हम एज्यूम कर रहे हैं कोई रिलेटेड कंट्रोल नहीं होगा, देयर इज सम रिलेटेड कंट्रोल, नो रिलेटेड कंट्रोल। इनहेरेंट रिस्क इज एड्रेस एज बोथ फाइनेंशियल लेवल है, सोशल लेवल पे। फॉर एग्जांपल, तो रिस्क ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऑडिटर इंक्लूड करेगा क्या? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्या हो सकती है? मिस स्टेटेड हो सकती है, ठीक है। जो एस्टिमेट लगाए हैं किसने? मैनेजमेंट ने, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट मेजर अनसर्टेनिटी, अकाउंटिंग एस्टिमेट सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, और लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर किसके? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, लैक ऑफ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल टू कंटिन्यू ऑपरेशन, और ह्यूज वैल्यू इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हो सकता है क्या? राइट, एंटिटी का साइज, ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जेक्ट एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न ऑफ ऑडिटर दैट में इंक्लूड, ये इंक्लूड हो सकते हैं। और डिक्लाइनिंग और वॉलेटाइल इंडस्ट्री दे विद मैनी बिजनेस फेलर, डिक्लाइनिंग और वॉलेटाइल इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री जिसके बहुत सारे बिजनेस फेलर हुए हैं, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री हो सकती है जिसके बहुत सारे बिजनेस फेलर हुए हैं। लेट मी चेक, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होगी वुड बी मिस स्टेटेड, जो मिस स्टेटेड हो सकती है। हाई वैल्यू इन्वेंट्री और अकाउंटिंग एस्टिमेट, और लैक ऑफ सफिशिएंट वर्किंग ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी, डिक्लाइनिंग क्या? बिजनेस फेलर, ठीक है। स्टेप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ये हो गया। अब यहाँ है स्टेप फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। स्टेप्स, एक्सेस करेंगे सिग्निफिकेंस रिस्क, एक्सेस करेंगे सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ एक्सेस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कितना सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा रिस्क है, इम्पैक्ट करेगा अकरेंस एंड ऑल्सो रिवाइज अ मटेरियलिटी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस। डिटरमाइन करेंगे लाइक्लीहुड और एक्सेस रिस्क अकर एंड इम्पैक्ट ऑन आवर ऑडिटिंग प्रोसीजर, कितने चाहिए है ये रिस्क बढ़ता है, कितने चांसेस हैं हो, कितने चांसेस हैं रिस्क हो सकता है। वाह, कितने चांसेस हैं? कितने चांसेस हैं कि रिस्क हो सकता है? ऐसे तो घंटा कुछ नहीं होगा यार। जहाँ पे याद करने की बात आती है ना, ठीक है। अब एक बैकग्राउंड में दिया हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एक्सेप्शन रिपोर्ट, जब हम एक्सेप्शन रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ऑडिटर ने नोटिस करा न्यूमरस परचेज एंट्री विदाउट वैलिड परचेज ऑर्डर, बिना परचेज ऑर्डर के आपने परचेज कर रखी है। तो एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अबाउट 40%, हम क्या करें, 40% ऑफ परचेज वर मेड विदाउट परचेज ऑर्डर, बिना परचेज ऑर्डर के ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ परचेज आर मेड विदाउट परचेज ऑर्डर, ये एग्जाम्पल से उठाया इसने, ठीक है। उसने बिना परचेज ऑर्डर के कर रखी है। तो ऑर्डर एंड ऑल्सो फ्यू परचेजेज वर वैलिडेटेड आफ्टर एक्चुअल परचेज, और जो परचेज करी है उसने उसको वैलिडेट करी आफ्टर परचेज के बाद। वाह जी वाह। ऑल्सो देयर वॉज नो रिकन्सिलेशन बिटवीन गुड्स रिसीव एंड द गुड्स ऑर्डर, वाह, जो गुड्स ऑर्डर करिए गुड्स रिसीव करिए कोई रिकन्सिलेशन नहीं है।
असर्शंस, असर्शंस वैलिडिटी ऑफ परचेज, क्या वो वैलिड भी है परचेज, असर्शंस क्या है। फिर परवेसिव अकाउंट बैलेंस लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल है, अकाउंट बैलेंस लेवल है, अकाउंट बैलेंस लेवल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल नहीं है। फिर अकाउंट बैलेंस कौन कौन से इफेक्ट होंगे, परचेज और अकाउंट पेबल, दो ही होंगे क्योंकि परचेज कर रहा है और पैसे देने उसको। ऑडिट प्रोसीजर, फॉलोइंग प्रोसीजर में एड्रेस द वैलिडिटी ऑफ अकाउंट बैलेंस। फॉलोइंग क्या कर सकते हो आप, प्रोसीजर एड्रेस कर सकते हो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एक्सेप्शन रिपोर्ट, सेम ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नोट 40% ऑफ द परचेजेज कर रखा है विदाउट, असर्शन क्या है, वैलिडिटी, असर्शन क्या करेंगे, वैलिडिटी, क्या है ये परचेज वैलिड भी है। परवेसिव अकाउंट बैलेंस, परवेसिव और अकाउंट बैलेंस लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल है, ठीक है। फिर अकाउंट बैलेंस अफेक्टेड, परचेज और अकाउंट बैलेंस लेंगे। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर, ये फॉलोइंग प्रोसीजर है जो एड्रेस करते हैं द वैलिडिटी ऑन अकाउंट बैलेंस, क्या वो अकाउंट बैलेंस वैलिड है। हम पता कैसे लगाएंगे कि अकाउंट बैलेंस वैलिड है, ये प्रोसीजर आप अप्लाई करो तो काम बन जाएगा। कौन सा, पहला सिलेक्शन करो परचेज का, रिव्यू करो करस्पॉन्डेंस विद, रिव्यू करो करस्पॉन्डेंस विद वेंडर, परचेज रिक्विजिशन इंटरनल डॉक्यूमेंट एंड रिकंसाइल करो देयर अकाउंट। मेक अ सिलेक्शन ऑफ परचेज, सिलेक्शन करो, पहले क्या करो, सेलेक्ट करो परचेज की कौन कौन सी परचेज देखनी है, ठीक है, कौन कौन सी परचेज देखनी है। फिर रिव्यू करो करस्पॉन्डेंस विद वेंडर, वेंडर से जो करस्पॉन्डेंस है, और परचेज, परचेज रिक्विजिशन भी देख सकते हो, और रिकंसाइल करो दोनों को। फिर रिव्यू करो वेंडर लिस्टिंग, रिव्यू करो क्या, वेंडर की लिस्टिंग along with aging details, फॉलो अप करो मटेरियल अमाउंट पेड बिफोर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड एंड एनालाइज द रीज़न फॉर एक्सेप्शन। क्या समझ आया, कुछ नहीं समझ आया, कुछ नहीं, ये रिवीजन है ना, ये तूने पढ़ा है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा, देख ले कैसे कैसे लगा हुआ है। फिर मीट विद द कंपनीज के परचेज ऑफिसर से पूछो कि भैया रिस्पॉन्स लो आवर इंक्वायरीज रिगार्डिंग द परचेज मेड विदाउट POS। मीट करो कंपनीज के परचेज ऑफिसर से कि तुमने परचेज करी है विदाउट परचेज ऑर्डर क्यों करी, क्यों नहीं करी, रिस्पॉन्स लिखो। ऑब्टेन करो रिस्पॉन्स, मेरी क्वेरी क्या है कि परचेज करी है विदाउट ये। फिर डिस्कस करो समरी विद सर्च इशू विद क्लाइंट। देखो दो चीज़ें तो बहुत ही ईजी है, यहाँ से रिस्पॉन्स लेना है एंड डिस्कस करना है क्लाइंट से, ठीक है, रिस्पॉन्स एंड डिस्कस करना है क्लाइंट से। क्या डिस्कस करना है, इशू, ठीक है, यहाँ से रिस्पॉन्स लेना है, ऑब्टेन करना है रिस्पॉन्स, लेना नहीं, ऑब्टेन करना है रिस्पॉन्स किसका, इंक्वायरी का, कि भैया क्यों करी तुमने परचेज विदाउट ऑर्डर। अब दो चीज़, पहले 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट कवर हो गए। पहला देखो, अब तुम्हें क्या करना है, परचेज सेलेक्ट करो परचेज, फिर करस्पॉन्डेंट वेंडर से, फिर परचेज ऑर्डर से, और उसके अकाउंट बैलेंस से रिकंसाइल करो उसका अकाउंट बैलेंस। तो क्या करो, यहाँ पे परचेज को सेलेक्ट करो, परचेज को क्या करो, सेलेक्ट करो सबसे पहले, फिर करस्पॉन्डर विद वेंडर, करस्पॉन्डेंस रिव्यू करो, करस्पॉन्डेंस वेंडर देखो सेम उसी के आगे, अब तुमने जिससे परचेज करी वो वेंडर तो होगा। फिर क्या करो, परचेज ऑर्डर देखो, परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन, और फिर देखो क्या, अकाउंट्स, रिकंसाइल करो देयर अकाउंट, रिकंसाइल, ठीक है। तुम्हारे पास 3 चीज़ आ गई, परचेज, परचेज मैंने ले लिया कि ये तुमने परचेज करी है, वेंडर कौन कौन है, उसने क्या उसने बेचा, फिर उसको रिव्यू करो, रिकंसाइल करो, फिर रिव्यू करो वेंडर की लिस्टिंग अलॉन्ग विद एजिंग डिटेल्स, जो वेंडर की लिस्ट है
जो वेंडर की लिस्ट है उसको एजिंग लगाओ। क्या करो, वेंडर की लिस्ट में एजिंग लगाओ, फिर इसको रिव्यू करो, रिव्यू वेंडर लिस्ट अलॉन्ग विद एजिंग। फॉलो अप करो मटेरियल अमाउंट, जो मटेरियल अमाउंट है, फॉलो अप द मटेरियल अमाउंट जो पेड करती है बिफोर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, एनालाइज द रीज़न फॉर एक्सेप्शन, और एनालाइज करो रीज़न। जो आपने पेड कर दिया मटेरियल अमाउंट बिफोर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड मतलब आपको 1 महीने का टाइम दिया, आपने उसको 2 दिन में पेमेंट कर दी, अबे यार पैसे रख लेते, काम आ जाती किसी और, ठीक है। तो और फिर एक्सेप्शन आएगा तो उसका रीज़न एनालाइज करो। तो 4 पॉइंट है कैसे आपको परचेज ऑर्डर, बिना परचेज ऑर्डर के उसने परचेज करी, तो पहले क्या करना, परचेज निकालना, परचेज में से फिर उसका क्या निकालना, सेलर निकालना जो करस्पॉन्डेंट वेंडर होगा, फिर परचेज रिक्वेजिशन देना और सबको रिकनसाइल करना, ये हटाओ। फिर दूसरा चीज़ क्या करना है, दूसरा चीज़ मेरे को करना है, दूसरा चीज़ क्या करना है, मैंने क्या करा, हाँ मैंने परचेज जो वेंडर थे उनकी एज वाइज वेंडर की जो लिस्ट है उनमें एजिंग करी, फिर उसमें जो मटेरियल अमाउंट था आपने क्रेडिट पीरियड से पहले जो पे कर दिया उसको मेरे को रिव्यू करना है और मेरे को उसका रिस्पांस लेना है, रिस्पांस फॉर एक्सेप्शन का रिस्पांस। और तीसरा चौथा तो बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है भैया, किसी परचेज मैनेजर के पास जाना है, कंपनी के परचेज ऑफिसर के पास जाना है और उससे उसका रिस्पांस हमें ऑब्टेन करना है कि तुमने क्यों बिना परचेज ऑर्डर के परचेज कर लिया। फिर और ये डिस्कस करना है हमें जो इशू है किसी क्लाइंट से, डिस्कस द समरी ऑफ इशू विद क्लाइंट, नथिंग, कुछ नहीं है, समझ गया। स्टेप टू कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट्स, 3 की स्टेप्स, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और रिपोर्ट, 3 है। क्या है, असेसमेंट, रिस्पॉन्स और फिर रिपोर्ट, 3 ही चीज़ है, 3 स्टेप्स। रिस्क बेस्ड ऑडिट, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड ऑडिट, ऑडिट ऑफ रिस्क, ऑडिट रिस्क एनालिसिस, जनरल स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड ऑडिट। आरटीपी नवंबर 20 में आया है और मई 22 में बोल रहा था मैं आने के लिए, बट मैंने यहाँ लिखा आरटीपी में 22 में भी आया है, तो एग्जाम में आ सकता है नवंबर 22 में नहीं आया, तो चांसेस है कि रिस्क बेस्ड ऑडिट प्रोसेस 3 डिस्टिंक्ट, पहले असेसमेंट करोगे, फिर रिस्क असेसमेंट, रिस्पांस, फिर रिपोर्टिंग, असेसमेंट, रिस्पांस, रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, या तो एक्सेप्ट करोगे या तो कंटिन्यू करोगे प्रोसीजर, ऐसे 210 और 220 के अकॉर्डिंग, ठीक है। परफॉर्म करोगे क्लाइंट के साथ एक्सेप्टेंस या तो कंटिन्यूंस एज पर ऐसे 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट 220। क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। फिर प्लान करोगे ओवरऑल इंगेजमेंट 300 के अकॉर्डिंग प्लान करोगे। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस, परफॉर्म करोगे क्लाइंट का एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस, फिर प्लान करोगे ओवरऑल ऑडिट इंगेजमेंट, ओवरऑल इंगेजमेंट 300 के अकॉर्डिंग, फिर परफॉर्म करोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड एंटिटी एंड आइडेंटिफाई इंटरनल कंट्रोल। ओके, परफॉर्म करोगे रिस्क असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंटिटी एंड कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। परफॉर्म करोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क को एक्सेस करने का प्रोसीजर, अभी आपको बताया ना, स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं बोल सकते उनको, स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ये सारे स्टेप्स है रिस्क आइडेंटिफाई करने के। फिर मैंने क्या करा, रिस्क लगा, पहले मैंने क्या करा, कंटिन्यू करा, एक्सेप्ट करा एज पर ऐसे 210 और 220 के अकॉर्डिंग। फिर मैंने क्या करा, प्लान करा ओवरऑल ऑडिट इंगेजमेंट, ओवरऑल इंगेजमेंट 300 के अकॉर्डिंग। फिर मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया,
for to understand internal control business and आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड, मैंने बिजनेस को समझा, फिर मैंने आइडेंटिफाई करा इंटरनल कंट्रोल और कंट्रोल इनहेरेंट रिस्क, आइडेंटिफाई करा इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, ठीक है। एक्सेप्टेंस, फिर ओवरऑल प्लानिंग करी, फिर मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के अंडरस्टैंड करा एंटिटी को, फिर मैंने क्या करा, अंडरस्टैंड करने के साथ साथ मैंने एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल और इनहेरेंट रिस्क और इंटरनल कंट्रोल रिस्क देख लिया इन्हें। फिर आइडेंटिफाई करूँगा रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल। अब यहीं से जब मैं इनहेरेंट रिस्क निकाल रहा था और कंट्रोल रिस्क निकाल रहा था, तब मैं देखूँगा भैया कि इन्होंने इंटरनल कंट्रोल कैसे लगा रखे हैं। आइडेंटिफाई करूँगा रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एंड एक्सेस करूँगा उसका डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन जो बना हो, प्रिवेंट कर सके मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉम अकरिंग और डिटेक्ट एंड करेक्ट कर सके मिस स्टेटमेंट में आफ्टर दे हैव बीन अकर्ड। आइडेंटिफाई रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर असेसिंग देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। दोज कंट्रोल दैट, वो कंट्रोल जो क्या कर सकते हैं, वो प्रिवेंट कर सकते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट फॉर अंकरिंग और डिटेक्टिंग द करेक्ट मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो 315 के अकॉर्डिंग हमने ये परफॉर्म कर दिया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर 315 के अकॉर्डिंग हमने इंटरनल कंट्रोल देख लिया। आइडेंटिफाई करेंगे रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एंड असेसिंग देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर एक्सेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ भी 315 लगेगा, धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। एक्सेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, एक्सेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंट रिस्क रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। अब वो सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, सिग्निफिकेंट रिस्क जिसको स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए। फिर कम्युनिकेट कर देंगे मटेरियल वीकनेस इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। ये ऊपर कर सकता है, तो कम्युनिकेट कर देंगे। जब हमने निकाला रिस्क ऑफ मटेरियल मिस, आइडेंटिफाई करा इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, आइडेंटिफाई करा इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एंड डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर हमने आइडेंटिफाई करा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर हमने देखा कि जो रिस्क है जिसको स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए, आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। और हम कम्युनिकेट कर देंगे इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, मटेरियल वीकनेस, कम्युनिकेट कर देंगे मटेरियल वीकनेस जो डिज़ाइन होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी इंटरनल कंट्रोल में। हमें क्या करना है, कम्युनिकेट मटेरियल वीकनेस किस में, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। वहाँ पे भी लिखा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारा रिस्क असेसमेंट ख़त्म होता है। पहले कंटिन्यू एक्सेप्ट और कंटिन्यू करो 210 220 के अकॉर्डिंग। फिर आप क्या करो, ओवरऑल प्लानिंग करो, ओवरऑल इंगेजमेंट की 300 में। फिर जब आपने प्लान कर लिया, आप देखो, अंडरस्टैंड करो, आइडेंटिफाइंग एनालिसिस परफॉर्म करोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कैसे अंडरस्टैंड करोगे एंटिटी को और उसके इंटरनल कंट्रोल को, ठीक है। अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस को, आइडेंटिफाई करेंगे इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, आइडेंटिफाई करेंगे इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। फिर जब हमने इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसके इंटरनल कंट्रोल का देखेंगे कि वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट है प्रॉपरली। आइडेंटिफाई करेंगे रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एंड एक्सेस करेंगे, आइडेंटिफाइंग करेंगे रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एंड एक्सेस करेंगे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसको जोड़ो। फिर एक्सेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर हम देखेंगे जो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंट रिस्क जिसको स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए होगी। और फिर हम लास्ट में कम्युनिकेट कर देंगे कि मटेरियल वीकनेस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। ये हमारा वो था। फिर अब रिस्क को रिस्पॉन्स करना है।
रिस्क को क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। ये भी वही है, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क को रिस्पॉन्स करना है। केस स्टडी ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंटरटेनमेंट सेंटर। अच्छा, कलेक्शन ऑफ कैश, प्रिंटिंग ऑफ टिकट से मतलब यहाँ पे है ही नहीं कुछ। एंट्रेंस टिकट, एडवांस बुकिंग, डिस्काउंट एंड फ्री पासेस, इंटरनेशनल कोसो फ्रेमवर्क, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव और योर पर्पस, कमिट, कैपेबिलिटीज, मॉनिटरिंग, कॉम्बिट फ्रेमवर्क। तो एक पेज तो ये फालतू है। मटेरियल वीकनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक डिपेंड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। चलो ये देख लेंगे। ये वाला पेज कर लो, यहाँ पे तक छोड़ते हैं, यहाँ तक कर लो। यहाँ पे तो स्टार्ट करें। ठीक, अब रिस्क का रिस्पॉन्स करना है हमें। क्या करना है, रिस्क का रिस्पॉन्स। रिस्क का रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, कैसे करेंगे रिस्क का रिस्पॉन्स, जो हमें रिस्क मिल गए। तो डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्स टू एक्सेसेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल सिस्टम इन द फाइनेंशियल टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। हमें ये रिस्क का रिस्पॉन्स कैसे होता है, FAP से, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से रिस्क का रिस्पॉन्स होता है, ये याद रखिए। डिज़ाइन करेंगे और परफॉर्म करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिससे क्या होगा, जो रिस्क फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दैट रिस्पॉन्ड, जो रिस्पॉन्स करेंगे एक्सेस रिस्क पे एंड रिड्यूस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबली लो लेवल। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपको पता है, समझ नहीं आया आज तक ऑडिट। सम ऑफ द मैटर दैट ऑडिटर शुड कंसीडर, वो मैटर जो उसको कंसीडर करने चाहिए जब वो प्लान करेगा ऑडिट प्रोसीजर, इंक्लूड, मैं प्लान कर रहा हूँ ऑडिट प्रोसीजर, तो मैं क्या क्या देखूँगा। ये रिस्क रिस्पॉन्स है, असर्शन दैट कैन नॉट एड्रेस बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो असर्शंस जिसको हम एड्रेस नहीं कर सकते, किससे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर से, सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर से असर्शन मेरे को ये कंसीडर करना पड़ेगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यार उसको ना एक बार मैं यहीं चिपका लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट।